नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर ला देते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। बागेश्वर से है। कपकोट में बारिश का कहर देखने को मिला और आकाशीय बिजली गिरने से भेड़ बकरियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हुई है और मौके पर पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम कपकोट में दिखा है। साथ ही आपको बता दें प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बागेश्वर से बता रहे, जो कि कपकोट में बारिश का कहर देखने को मिला। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से भेड़ बकरियों की मौत हुई है। 500 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि मौके पर पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम पहुंची और कपकोट में दिखा है प्राकृतिक आपदा का कहर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जो कि आकाशीय बिजली गिरने से भेड़ बकरियों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि मौके पर पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम पहुंची है और कपकोट में दिखा है बारिश का कहर। बीजेपी ऋषिकेश मंडल की तरफ से नगर निगम ऋषिकेश में आपातकाल प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। मेयर अनीता ममगाई की अध्यक्षता में चले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो यातनाएं सही है, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने इस आपातकाल की पीड़ा को झेला, 21 महीने तक देश में इमरजेंसी रही तो कितनी यातनाएं इनको परिवारों को दी गई। जैसा कि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अंग्रेजों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया था जितना अत्याचार इस कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इन लोगों सेनानियों पर किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की अगर पूर्ण बहुमत की केंद्र की सरकार है तो इन्हीं लोगों की वजह से है, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। बीजेपी इन दिनों पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत पार्टी स्तर पर कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और रविवार को कोटद्वार में इसी कड़ी में के तहत बीजेपी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा कि वे अपनी आने वाले पीढ़ियों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर इस देश को आपातकाल में डाल दिया था। कार्यकाल रहा समय तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार से मध्य रात्रि में आपातकाल देश के अंदर लगाया था और किस प्रकार से देश में यहाँ के वरिष्ठ नेताओं को और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किस प्रकार से हमला किया था, लोगों के मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से दबाया था, उसको लेके जनजागरण अभियान आने वाली पीढ़ी जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी इससे अवगत कराया गया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने आगामी शिक्षा सत्र से 10 महाविद्यालय को वही असंबद्ध कर दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से इन अशासकीय डिग्री कॉलेजों को गढ़वाल विश्वविद्यालय से असंबद्ध करने की कवायद चल रही थी और इसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास रखकर सरकार से पूछा है कि हजारों छात्रों की भावनाओं और भविष्य के साथ यह कैसा खिलवाड़ है। और गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कुछ महाविद्यालयों को असंबद्ध करने को जो निर्णय लिया है वो बहुत विलंबित निर्णय है और इसके साथ आपको बता दें कि इनका मौन टूटे, इसके लिए अपने देहरादून स्थित आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास में रहे हरीश रावत। छात्रों के समर्थन में जिनके सामने एक अनिश्चित पढ़ाई का भविष्य
केंद्र सरकार ने था HMU यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे कई महाविद्यालयों को असंबद्ध कर दिया। केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मामले में राजनीति वहीं शांत होने का नाम नहीं ले रही और मनीष खंडूरी ने केदारनाथ के गर्भगृह पर लगे प्लेटों पर सवाल उठाने का काम किया है। पूर्व में प्रकाशित हुए अखबारों की कटिंग के जरिए मनीष खंडूरी ने यह आरोप लगाया है कि जब अखबारों में यह बात प्रकाशित की जा रही थी कि केदारनाथ मंदिर की दीवारों में 230 किलो सोना लगाया जाना है, तब किसी भी बीजेपी नेता ने इसका खंडन नहीं किया और खूब वाहवाही बटोरी। और वहीं जब सोना लगाया गया है तो वह कैसे 230 किलो से 23 किलो हो गया है। और खंडूरी का यह भी कहना है कि जिस दानी ने यह सोना केदारनाथ मंदिर को दान किया है उसे रिबेट के रूप में कितना पैसा मिला है। साथ ही आपको बता दें कि इससे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्लेटों को लगाने पर भी की गई है। 8 दिन के जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के बाद कुछ ऐसी चीजें बाहर निकली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले केदारनाथ के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा जो गढ़वाल लोकसभा में है। एक पारदर्शिता दिखाई ये सरकार, ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि क्या हुआ है केदारनाथ में, क्योंकि एक धर्म का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। पहले भी अखबारों ने और जो बड़े बड़े अखबार थे उन्होंने ये लिखा था कि 230 किलो सोना उन्होंने चढ़ाया था केदारनाथ में। आज वो कह रहे हैं 23 किलो। अगर वो 23 किलो भी है तो मेरा सवाल सरकार से है कि जो आप हाई लेवल कमीशन का जो आप गठन कर रहे हैं उसको जुडिशियल कमीशन करिए, क्योंकि जो हाई लेवल कमीशन है उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। ये वही बात हो गई कि आपने जहां चोरी की है उसी वातावरण में आप लोगों को बिठा रहे हैं कि इसकी जांच करिए। प्रदेश की धामी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आरक्षित वन भूमि पर खरीद फरोख्त का खेल जारी है और ताजा मामला लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागजाला का है, जहां तराई भूमि वन प्रभाग और हल्द्वानी की गौला रेंज में आरक्षित वन भूमि पर भूमाफिया धड़ल्ले से वन भूमि की खरीद बिक्री कर रहे हैं। वहीं भूमाफिया यहां प्लॉटिंग कर धड़ल्ले से मात्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि भूमाफियाओं को लाखों रुपए की काली कमाई हो रही है। साथ ही भूमाफिया प्रति प्लॉट 35 से 40 लाख रुपए को कमा रहे हैं। का निवासी हूँ, जिसमें कि मैंने अपना एक पत्र फॉरेस्ट को दिया हुआ था, जिसमें फॉरेस्ट ने मेरे उसमें कोई सुनवाई नहीं करी। लोगों ने मुझे उल्टा धमका धमकू के और पुलिस के ऊपर क्या कहते हैं बना के मुझे मुकदमा दायर करा दिया। ये एक इंद्रपाल आर्या है, एक जगदीश कुमार। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट से मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या काम है इन लोगों का? इन लोगों का ये है सरकारी जमीन को बेचते हैं, दुगने दाम में बेचते हैं और उससे अच्छे उससे प्रॉफिट कमाते हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि इन पर सख्त कार्रवाई करी जाए, इनकी जांच करी जाए। अब हम इसका जांच नहीं होगी तो हम इनके दरवाजा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं लक्ष्मी देवी गौलापार बागजिल की रहने वाली हूँ। मैंने 7 दिन पहले वन विभाग को एप्लीकेशन लिखी थी कि बाग जिले में इंद्रपाल और जगदीश जो वन भूमि को बेच रहे हैं और इनने 7 दिन हो चुके हैं, जिसमें कि क्या कहना है वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है, उल्टा मेरे ऊपर क्या कहना कार्रवाई करी जा रही है, झूठी झूठी रिपोर्टें लिखी जा रही हैं, मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूँ तत्काल जांच करें
दोषियों के प्रति मुकदमा दायर करें। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन से उल्हेरा रजवाहे की पटरी पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा बीती रात आकाश पुत्र विजेंद्र की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह राजवाहे की पटरी से होता हुआ गांव की ओर जा रहा था और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक युवक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक के परिजनों की ओर से थाने में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं शनिवार के शाम परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर अड़े हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि नारसन बॉर्डर पर हाईवे पर अपना विरोध जताया है और परिजनों ने मांग रखी है कि तब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को बहु मुश्किल समझाकर बुझाकर अंतिम संस्कार करा दिया है। ये दरअसल कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे, जिन्हें समझा बुझा के भिजवा दिया। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां 18वें राष्ट्रीय आपको बता दें कि अधिवेशन साथ ही आपको बता दें कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूर्व सांसद और खिलाड़ी स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमार की स्मृति में राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में युवरानी महेंद्र कुमारी और 18वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और बता दें कि 26 और 27 जून को होगा। इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह करेंगे और इस प्रतियोगिता में पूरे देश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 30 साल से लेकर 105 साल तक के उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे जो अलग अलग प्रतिभागियों में अपना हुनर दिखाएंगे और इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर आयोजन समिति के संयोजक सूर्यकांत धशमाना ने कहा है कि इस तरह के आयोजन से राज्य में खेल का विकास होगा और खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा। देखिए, युवा रानी महेंद्रा कुमारी, उनकी स्मृति में जो अलवर की पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं निशानेबाजी में, शूटिंग में, उनकी स्मृति में 26 और 27 जून को देहरादून में 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है वेटरन्स की, जिसमें 30 साल से लेकर के और 105 वर्ष तक के एथलीट अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है और बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा है कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा न हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन गिराने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है और भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है और इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। आपने ठीक कहा, सबसे पहले तो इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहे इसमें खतरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं।
पूरे राज्य में हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इको टूरिज्म क्षेत्र के कोडियाला से मुनीकरेती के बीच राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध रविवार और सोमवार 2 दिन के लिए लागू रखा गया था। आपको बता दें कि 2 दिन बाद बारिश और गंगा के जलस्तर को देखने के बाद राफ्टिंग के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम नरेंद्र नगर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है और साथ ही आपको बताया कि राफ्टिंग करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए 2 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और बता दें कि भारी बारिश के बीच गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ उठाने पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों को आज राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की वजह से निराश वापस लौटना पड़ा। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि विकासनगर से है। देवदूत बने डाक पत्थर चौकी प्रभारी। आपको बता दें कि गेट के सरिये में फंसे हैं और युवक को निकाला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रही, जो कि स्कूल गेट के पास का मामला बताया जा रहा है और तेज रफ्तार बताई जा रही वजह और खतरे से बाहर युवक की हालात है। फिलहाल बता दें कि विकासनगर अंतर्गत डाक पत्थर क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त आपको बता दें कि देवदूत बने डाक पत्थर चौकी के प्रभारी विकासनगर से ये खबर है, जो कि गेट के सरिये में फंसे युवक को निकाला है। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल गेट से टकराने से हुआ था हादसा। आपको बता दें कि विकासनगर से, जो कि देवदूत बने डाक पत्थर चौकी प्रभारी, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गेट के सरिये में फंसे युवक को निकाला गया है, जो कि आपको बता दें कि स्कूल गेट से टकराने से यह हादसा हुआ था। सल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवालय के शिक्षिका वत्सला को मध्य प्रदेश में साहित्यकार को किया गया सम्मानित। साथ ही आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में वत्सला चौहान की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है और मन तरंग उनकी चर्चित पुस्तकों में से एक है। और वत्सला चौहान ने बताया है कि उनको इस कार्यक्रम के लिए मार्च 2023 में चयनित किया गया था और साहित्य के क्षेत्र में उनके अभिनव प्रयास को देखते हुए नवोदय पब्लिकेशन और ग्वालियर मध्य प्रदेश ने वत्सला चौहान को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से पधारे 200 से अधिक साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। खबर भीमताल से है, जहां जून एस्टेट में वहीं स्थित आपको बता दें कि बटरफ्लाई रेफरेंस कलेक्शन एंड रिसर्च सेंटर में 3000 से ऊपर तितली और पतंगों के संरक्षित नमूने हैं और जो कि भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मेटाचेक सीनियर, आपको बता दें कि स्मेटाचेक का संग्रह है और इस संग्रहालय को बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। मैं कुछ ऐसे दुनिया भर में देख रहे हैं कि कीड़ों की जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि भाई अर्बन एरियाज फैल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है। मुझे याद है 70 के दशक में जब ये हो रहा था कि दुनिया की जनसंख्या 3 अरब में आएगी तो सब हाहाकार मचा था, पता नहीं कैसे होगा। अब तो 8 अरब में पहुंच गया तो वो तो होना ही है। बट जनसंख्या कम हो रही है, पर ऐसे है कि अगर जो इंसेक्ट्स होते हैं खास करके, उनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मादा तितली या पतंगा या कीड़ा ने 100 अंडे दिए, और आप ये सोच के चलिए कि आमतौर पर 200-300 अंडे देते, पर हम 100 लेके चल रहे हैं, तो एक मादा तितली ने 100 अंडे दिए तो 4 पीढ़ी में वो 1.25 करोड़ हो जाते हैं।
जहां एक तरफ पूरे देश में बीजेपी ने टिफिन बैठक शुरू की है और इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी के टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही लंच भी करेंगे। हल्द्वानी में आपको बता दें कि टिफिन बैठक की शुरुआत की गई है, जहां बैठक में नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे और अजय भट्ट ने बैठक के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में लगे खाने को भी सभी के साथ मिलकर खाया। तो वहीं इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रही है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ता के बीच कोई फर्क नहीं है और पार्टी देश भर में इस तरह के 4000 टिफिन बैठक करेगी और यह देश के सभी विधानसभा स्तर पर होगी और टिफिन बैठक 3 घंटे की होगी। कि 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए, सहभोज का यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी, परिवार भाव, सब लोग खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं, सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफिन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफिन बैठक करते हैं। आपको पता होगा, जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफिन बैठकें हुई। ये आदमी को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहती है, हम परिवार भाव से जोड़ते हैं। राजधानी देहरादून के विकास नगर में युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए पुलिस के जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जहां पर एक पुलिसकर्मी एक युवक की पिटाई करते हुए दिख रहा है और वहीं पास खड़ा एक शख्स पुलिसकर्मी द्वारा युवक की पिटाई करने के वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लेता है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में वीडियो की जांच में जुटी हुई है। कांवड़ मेले को लेकर बैठकों का दौर जारी है और वहीं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर अंतर्राज्य बैठक ली है और जिसमें हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के जिलों से अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर चर्चा की गई है, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कांवड़ मेले में सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती बताया है। हमेशा से ये कांवड़ मेला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि ये यातायात का जो प्रबंधन है, विशेषकर जो इतनी बड़ी संख्या में है, केवल एक सप्ताह में ही 3 से 6 करोड़ के बीच में इनका आवागमन है, यहाँ आना, फिर उसके मूवमेंट करना और उसको व्यवस्थित करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस हरियाणा राज्य के कुछ जनपदों के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अधिकारी आए हैं और उत्तराखंड राज्य के जो आसपास के जिले हैं सभी पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी इसमें शामिल हैं। कांवड़ यात्रा 2023 में को देखते हुए तैयारियों के संबंध में एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।